हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी और आज है ऊष्मागतिकी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम समतापी प्रक्रम को समझेंगे और समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक भी याद करेंगे। तो बात यदि हम करें समतापी प्रक्रम की, आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ताप जो है वह नियत रहेगा। समतापी प्रक्रम मतलब ताप क्या होगा, समान होगा, नियत होगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें ताप समान होता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रक्रिया के दौरान जब तक प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक ताप नियत होना चाहिए। उस प्रक्रिया के दौरान दाब और आयतन परिवर्तित हों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताप कांस्टेंट हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हम हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, हमारे पास एक है बेलन और इस बेलन में भरी हुई है गैस, ठीक है। इस बेलन में आदर्श गैस भरी हुई है, अपन आइडियल गैस के लिए लेते हैं, ठीक है। ये आदर्श गैस भरी हुई है, इसको हम नीचे से क्या देते हैं, इसको नीचे से हम हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं हम, ठीक है। इसे क्या देते हैं अपन, ऊष्मा। तो जैसे ही एक बेलन में आदर्श गैस भरी है, इसको हमने ऊष्मा दी, तो ये ऊष्मा दो प्रकार से खर्च कर सकती है, ठीक। पहला या तो ये गैस इस हीट को, और ऊपर से हमने लगा दिया क्या, पिस्टन, ठीक है, ऊपर से लगा हुआ है पिस्टन, ये पिस्टन है, ठीक, ये ऊपर से लगा हुआ है ऐसे। अब ये ऊष्मा को ये आदर्श गैस दो प्रकार से खर्च कर सकती है। पहला, या तो इस हीट को पूरी की पूरी स्टोर कर ले अपने में, गैस पूरी की पूरी स्टोर करेगी, पहला कंडीशन, स्टोर करेगी अपने में। उसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया ऊष्मा को। जब ऊष्मा को इसने स्टोर करी तो क्या होगा, इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी, आंतरिक ऊर्जा इसकी बढ़ेगी, इसके गैस के अणु क्या होंगे, तेजी से मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। अगर ये पूरी की पूरी ऊष्मा क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, स्टोर कर रही है। तो अगर इस ऊष्मा को स्टोर नहीं कर रही है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर ये गैस इस ऊष्मा को स्टोर नहीं कर रही है, तब क्या होगा, गैस में प्रसार होगा ना, गैस एक्सपेंड करेगी ऊपर, इसमें एक्सपेंशन होगा, इसमें प्रसार होगा। तो प्रसार होगा तो ये पिस्टन कहाँ चला गया, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पिस्टन मूव करके यहाँ पहुँच गया। जैसे ही इसको ऊष्मा मिली और इसने इस ऊष्मा को अपने में एब्जॉर्ब नहीं किया, हमने पिस्टन लगा दिया जो कि घर्षण रहित है, तो ये पिस्टन क्या होगा, ये गैस जो है इस पिस्टन को ऊपर उठाएगी। मान लेते हैं dx ऊपर उठाई है, dx विस्थापित करी इसने, ठीक है, और इस नीचे से लग रहा है फोर्स F, ठीक है, बल लग रहा है नीचे से, ठीक, गैस इसको बल दे रही है पिस्टन को, पिस्टन ऊपर उठ गया। तो हमें कौन सा प्रोसेस देखना है, समतापी प्रक्रम, मतलब ताप नियत होना चाहिए। तो हमने देखा कि ताप नियत कब होगा, अगर ये पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर कर ले अपने आप में, ये पूरी हीट को ये गैस अपने में स्टोर कर ले, तब की कंडीशन में ताप नियत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा इसकी बढ़ेगी, तब ताप नियत नहीं हो सकता। ताप किस कंडीशन में नियत होगा, यदि आदर्श गैस को हीट मिले और वह क्या करे, एक्सपेंशन, उसमें प्रसार होने लग जाए, गैस में प्रसार हो, ठीक, गैस ऊपर की ओर उठने लग जाए, तो ताप कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में। तो हमें समतापी प्रक्रम में कार्य निकालना है, मतलब गैस क्या करेगी, गैस में एक्सपेंशन होगा, गैस प्रसारित होगी, ठीक है, पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा dx। अब कितना ऊपर उठ रहा है, ठीक है, कितना ऊपर, जैसे dx ऊपर उठ रहा है तो इस पिस्टन को या गैस जितना प्रसारित हो रही है, ठीक है, जितना इसमें एक्सपेंशन हमें दिख रहा है, इसके लिए हमें कार्य निकालना है, ठीक है। इस विस्थापन के लिए हमें कार्य निकालना है, यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कितना वर्क किया गैस ने, ठीक है, ये वर्क हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि आदर्श गैस का 1 मोल है, ठीक, आदर्श गैस का हम हमेशा 1 मोल लेंगे। तो पहले समतापी प्रक्रम की परिभाषा लिख लो कि किसी निकाय के दाब और आयतन में इस प्रकार परिवर्तन करें कि उसका ताप सदैव नियत हो, तो ऐसा प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। या कोई भी प्रक्रम जो हमेशा नियत ताप पर हो, ठीक है, नियत ताप पर हो, पूरी प्रक्रिया के दौरान ताप ना बदले, समतापी प्रक्रम है, ठीक है। अब इसमें हमेशा क्या लेंगे, आदर्श गैस का 1 मोल लेंगे। तो मान लेते हैं आदर्श गैस का 1 मोल हमने लिया, ठीक है, आदर्श गैस का 1 मोल लिया हमने, और उसका प्रारंभिक दाब है P1, ठीक है, जो इनिशियल प्रेशर है उसका P1 है प्रारंभिक दाब, और आयतन है V1 प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल ही दे रहा हूं, आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। जैसे ही समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालेंगे तो ये चीज लिखना है। माना किसी आदर्श गैस के 1 मोल का प्रारंभिक दाब P1 और आयतन V1 है। अब हमें क्या करना है,
अब उसके आयतन को हमें उसके ताप को हमें नियत करना है। टी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा ना, हमेशा दाब क्या होगा, नियत होगा। तो मान लेते हैं किसी आदर्श गैस के 1 मोल का प्रारंभिक दाब P1, आयतन V1 है। अब उसके ताप T को नियत रखते हैं, जिससे ताप T को नियत रखते हैं, तो ताप T को नियत रखने पर देखो क्या हो रहा है, गैस में प्रसार हो रहा है ना, गैस ऊपर जा रही है, मतलब उसका आयतन क्या हो रहा है, आयतन पहले इतना था फिर इतना हो गया, मतलब आयतन उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ताप T को नियत रखते हैं तो उसका आयतन बढ़कर V2 हो जाता है। पहले आयतन यहां तक V1 था, आयतन बढ़कर V2 हो गया। जब आयतन बढ़ेगा तो दाब घट जाएगी, आयतन जैसे ही बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगी, तो उसका दाब कम होकर या घटकर P2 हो जाता है। लिख लोगे ना। माना किसी आदर्श गैस के 1 मोल का प्रारंभिक दाब P1, आयतन V1 है, ताप T को स्थिर रखते हुए या ताप T को स्थिर रखकर यह प्रक्रिया हम करते हैं, तो उसका आयतन V2 होता है, बढ़कर आयतन बढ़ गया ना, देखो पहले इतना था, आयतन बढ़कर V2 हो जाता है। जैसे ही आयतन बढ़ा तो दाब घट जाएगा, तो दाब घटकर P2 हो जाता है, ठीक है। तो इस छोटे से दरमियान हम देखें, छोटा वर्ग हम निकालें। देखो ये dx विस्थापन है ना, dx ऊपर जा रही है, गैस कितना विस्थापित हुई, dx ऊपर विस्थापित हुई, मतलब पिस्टन विस्थापित हुआ। किसने विस्थापित करी, गैस को ऊष्मा मिला और गैस ने एक फोर्स लगाया पिस्टन पे, पिस्टन dx ऊपर चली गई। तो वर्क किसने किया, गैस ने किया, ठीक, गैस ने वर्क कर रहा है, गैस द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो गैस वर्क कर रही है। अब अपन छोटा सा वर्क देखें, छोटा सा वर्क है ना, dx है, मतलब छोटा सा विस्थापन है, तो छोटा सा वर्क है ना। तो गैस द्वारा लिख सकते हैं, इसके बाद जितना मैंने बोला उसके बाद गैस द्वारा dx विस्थापन में किया गया कार्य, ठीक है, dx विस्थापन में किया गया कार्य, dx विस्थापन हो रहा है, dx विस्थापन है ना पिस्टन का, तो dx विस्थापन में, अब विस्थापन अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा, तो dx विस्थापन में किया गया कार्य dw। अब कार्य बराबर क्या होता है, मैं बल गुणे विस्थापन F डॉट dx, ठीक है, F डॉट dx, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल कितना है F, विस्थापन कितना है dx, F इंटू dx, ठीक है। अब देखो F क्या होता है, हमें पता है कि जो दाब होता है, प्रेशर इक्वल है ना, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो यहां से बल का मान निकालो, तो बल इक्वल कितना हो जाएगा, P इंटू ए, F इक्वल क्या हो गया, P इंटू ए, इधर चला गया P इंटू ए, तो F की जगह पे क्या रख दिया हमने, P ए इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर अलग चीज है ना, प्रेशर तो क्या होगा, प्रेशर बदल रहा है ना, प्रेशर घट बढ़ रहा है, प्रेशर पहले दाब अधिक है, फिर आयतन बढ़ा तो दाब घट गया। अब A इंटू डी एक्स क्या है, A मतलब क्षेत्रफल एरिया, और dx मतलब dx क्या है, dx ये इसकी ऊंचाई है, तो एरिया किसका, A फॉर एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, पिस्टन का क्षेत्रफल। तो पिस्टन का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना बेलन का होगा। बेलन का यदि हम शेप बनाए तो बेलन अपना ऐसे होगा कुछ, ठीक है, और बेलन का ये क्या बन गया, अब ये जैसे सिलेंड्रिक डायग्राम है ये, ठीक है, बेलन है, तो बेलन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा कुछ होगा, ऐसे, ठीक है, ए। अब ये पिस्टन क्या कर रही है, मूव कर रही है, ऊपर जा रही है ना, तो पिस्टन पहुंच गई कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें विस्थापन हो गया dx, ये है dx विस्थापन। तो a इंटू डी एक्स मिलकर क्या बनाएगा बताओ, a मतलब क्षेत्रफल, देखो इस पिस्टन का क्षेत्रफल है ऐसे, ठीक है, पिस्टन का एकांक क्षेत्रफल है ये, तो a मतलब क्षेत्रफल, dx मतलब इसकी ऊंचाई, dx क्या हुआ, विस्थापित हुई मतलब ऊंचाई, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, a मतलब क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये ऊंचाई हो गई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होगा, आयतन, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन बनाओ। तो आयतन को अपन क्या लिखेंगे, dv, क्योंकि वर्क अल्प हो रहा है, कार्य हमारा अल्प है, विस्थापन भी अल्प है, तो आयतन भी थोड़ा सा बढ़ेगा, dv, p इंटू dv, ठीक है। गैस द्वारा dx विस्थापन में किया गया कार्य कितना हुआ, p इंटू dv। इतनी बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखें तो अब गैस कहां से कहां तक जा रही है, अब ये dv है ना, dv हो गया, मतलब जो समाकलन होगा, अब अपन क्या निकालेंगे, गैस द्वारा dx विस्थापन में किया गया कार्य, ठीक है। तो अब गैस कहां से कहां मूव कर रही है, P1 V1 से P2 V2 जा रही है, ठीक, या V1 से V2 तक जाने में वॉल्यूम आपको पूरा देखना है, V1 से V2 तक,
जाने में किया गया कार्य। गैस द्वारा V1 से V2 तक किया गया कार्य, ये अल्प कार्य था। अब वॉल्यूम कहाँ है? पहले इनिशियल वॉल्यूम है, प्रारंभिक आयतन V1 है और अंतिम आयतन V2 है, चूंकि ये dV है, ठीक है, आयतन का समाकलन है, तो जो लिमिट लगेगी वह आयतन की लगेगी V1 से V2। तो गैस द्वारा V1 से V2 तक किया गया कार्य, तो ये कार्य अल्प कार्य है dW। तो जैसे ही हम टोटल वर्क निकालेंगे W1 टू W2, तो ये क्या हो जाएगा? dW समाकलन लगाएंगे, ठीक है, dW समाकलन कैंसिल। अब ये PdV, अब समाकलन कहाँ से? V1 से V2। गैस द्वारा V1 से V2 तक किया गया कार्य है ना, तो समाकलन का चिन्ह लग गया, V1 से V2 तक PdV। अब ये dW समाकलन, तो इधर क्या बचेगा? केवल W, ठीक है, अवकलन समाकलन कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे P इंटू dV, तो P क्या है? P तो कांस्टेंट भी नहीं है, अगर कांस्टेंट होता P तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता, समाकलन चिन्ह के बाहर हो जाता। P क्या है? दाब है, और दाब क्या है? पहले दाब है P1, फिर बाद में दाब घटकर होता है P2, तो मतलब P कोई कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो इसके बाहर हो जाता समाकलन चिन्ह के। P कांस्टेंट नहीं है, मतलब P की वैल्यू क्या हो रही है? P की वैल्यू बदल रही है, P1 से P2 हो रही है, तो इसको अपन इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, समाकलन इसका नहीं कर सकते P का। तो P को हमें कुछ ऐसे पद में तोड़ना है, P को हमें ऐसे पद में तोड़ना है कि वह V के फंक्शन में हो जाए और हम उसका समाकलन कर सकें। तो आदर्श गैस समीकरण हमारे पास है PV इक्वल क्या? nRT, ठीक है, PV इक्वल nRT से आदर्श गैस समीकरण लिख लोगे, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, PV इक्वल nRT से। तो P की वैल्यू निकाल लो, तो P इक्वल क्या हो जाएगा? nRT बाई V, ठीक है, nRT बाई V। तो P की जगह पे इसको रख दें समीकरण 1, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रख दो समीकरण 1 में, तो ये dW से क्या हो गया? W हो गया ना, इक्वल V1 टू V2, P की वैल्यू हमने रखी nRT बाई V dV। अब देखो ताप क्या है? नियत है ना, T क्या है? समतापी प्रक्रम है, मतलब ताप नियत रहेगा। N मोलों की संख्या है, R ये भी कांस्टेंट है, तो यहां से nRT बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों क्या हो? कांस्टेंट है, V कांस्टेंट नहीं है, चूंकि आयतन क्या है? बदल रहा है ना, आयतन V1 से V2 हो रहा है, तो आयतन बदल रहा है, तो आयतन अंदर रहेगा, nRT बाहर, तो ऊपर बचा 1, नीचे V dV, nRT। अब 1/v का समाकलन क्या होगा? 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन होता है log x, ठीक है, log x। तो 1/v का समाकलन क्या होगा? log v, ये e बेस है, ठीक है, log v। अब समाकलन V1 टू V2, तो यहाँ पे अपन लिमिट रख देंगे क्या? V1 टू V2, लिमिट है V1 टू V2। तो nRT पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, तो log v की जगह पे अपर लिमिट V2 माइनस log लोअर लिमिट V1, ठीक है, nRT। अब ये log a माइनस log b, log a बाई b, तो V2 बाई V1, log V2 बाई V1, मतलब W इक्वल क्या निकला? nRT log V2 बाई V1। यदि इसको log e को अपन 10 बेस कर दें, ठीक है, इसको अपन 10 कर दें, इसकी जगह पर 10 कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.303 nRT log 10 V2 बाई V1, ठीक है। ये है समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, ठीक है। तो समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, बात समझ आई नो। समतापी प्रक्रम क्या है? एक ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रक्रिया के दौरान ताप हमेशा नियत रहेगा, ताप बदलेगा नहीं, ठीक है, T हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ताप बदलेगा नहीं, आयतन और दाब दोनों परिवर्तित होंगे, ऐसा प्रक्रम कहलाता है समतापी प्रक्रम। इसमें आदर्श गैस का एक मोल हमें लेना है, मान लेते हैं पहला प्रारंभिक आयतन उसका V1 है, उसके और दाब P1 है, उसका आयतन उसका ताप नियत रखते हैं, ताप नियत रखने पर उसका आयतन V2 हो जाता है बढ़कर, दाब घटकर हो जाता है P2, ठीक है। इस कंडीशन में गैस द्वारा dx विस्थापन में किया गया कार्य, अल्प विस्थापन में किया गया कार्य अल्प कार्य होगा। कार्य क्या? अल्प कार्य dW f इंटू dx, बलगुड़ी विस्थापन,
ठीक है। बल हमें पता है कि P इक्वल दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल। हमें पता है कि एरिया मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गई, यहाँ से हमने समझाया भी, ठीक है। लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई क्या बन गया, वॉल्यूम, आयतन dV, ठीक है। अब गैस द्वारा ये अल्प विस्थापन था, अब V1 से V2 तक, ठीक है। वॉल्यूम अब बहुत बढ़ रहा है, V1 से V2 जा रहा है, तो यहाँ तक किया गया कार्य V1 से V2 तक, मतलब हम टोटल कार्य निकालेंगे कि आयतन कितना बढ़ा उसके लिए। तो हमने ये मान रखा आदर्श गैस समीकरण से, तब जाके हमें वैल्यू आ गई समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।